नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अद्भुत दृश्य है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दौड़ दौड़कर ऐसे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं जितना नोएडा गाजियाबाद का आदमी दिल्ली के कनॉट प्लेस इंडिया गेट पे नहीं जाता। डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में 3 बार फोन लगाते हैं इस्लामाबाद। पहलगाम हमले की भूमिका लिखने वाला आसिम मुनीर शांति का सबसे बड़ा मुनीम बनता फिर रहा है और हमारे विश्व गुरु और उनके चेले बैठकर ताली पीट रहे हैं। सबकी समझ में आ रहा है कि कहने को कोई कुछ भी कहे, कितना भी गाल बजा ले, कितने भी इश्तिहार छपवा ले, लेकिन दुनिया की नजरों में हम न 3 में हैं और न 13 में। एस जयशंकर भले पाकिस्तान को दलाल कहें, लेकिन हकीकत यह है कि अगर शांति वार्ता कराने में पाकिस्तान की कामयाबी की कामना इस धरती पर सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे। क्योंकि पाकिस्तान अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने में सफल हो जाता है तो नरेंद्र मोदी की झुकी हुई गर्दन में थोड़ी सी जुम्बिश आ सकती है। वरना ये पोल खुल चुकी है कि नकली विश्व गुरु की हालत खराब है, क्योंकि बेंजामिन के देश को पापा बनाने के चक्कर में लंका लग चुकी है भारत की विदेश नीति की। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिका और इजराइल की आरती उतारते उतारते बड़े हजूर दुनिया की नजरों में हास्यास्पद हो चुके हैं, और उन देशों की नजरों में तो बहुत ज्यादा जिनके नेतृत्व की दावेदारी हासिल करने के लिए हजूर के पहले वालों ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन कमअक्ली, कमजोरी और कमबख्ती ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। चलिए विस्तार से समझते हैं इसको। जिस ईरान से याराना था वो हमारे जहाजों पर गोली दाग रहा है। होर्मुज से ईरान नहीं निकलने दे रहा हमारे जहाजों को। वहां से निकल भी गए तो अमेरिका नाकेबंदी किए बैठा है। वैसे तो डोनाल्ड से लेकर बीबी तक सब दोस्त ही हैं हजूर के, लेकिन अब सबने मिलकर तेल निकाल रखा है भारत का। विश्व गुरु का क्या है, उनके मशरूम की सप्लाई मुसलसल जारी है, लेकिन इसकी भारी कीमत भारत की जनता चुका रही और चुकाएगी। अब डूबी हुई लुटिया को बचाने के लिए इतिहास के सबसे नाकाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को सऊदी अरब भेजा गया, और डोवाल के अरब की धरती पर उतरते ही दिल्ली की गोरदी मीडिया में फैलाया जाने लगा कि मोदी के जलवे का प्रसार करने सऊदी गए हैं डोवाल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर खाड़ी देशों में हमारा आउटरीच जारी है। आउटरीच कहते हैं गिड़गिड़ाने को। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनकी अलग अलग सऊदी नेताओं के साथ अलग अलग मसलों पर बात हुई। भाई वाह। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और सऊदी अरब के सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की। यह भी बताया गया कि द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और क्षेत्रीय हालात पर विचारों के आदान प्रदान के लिए और आपसी हित के अन्य मुद्दों को लेकर यह मददगार साबित हुई। लेकिन सवाल है कि किस तरह से साहब? क्या होर्मुज से हमारे जहाज निकलने लगे हैं? सीधी बात करिए। या कम से कम इतनी गारंटी दी जा सकती है कि हमारे जहाज सुरक्षित है, उन पर गोली नहीं मारी जाएगी? और यह गारंटी देगा कौन? सऊदी अरब देगा, संयुक्त अरब अमीरात देगा, या ईरान और अमेरिका देंगे? लेकिन हम जा कहां रहे हैं सोच कर देख लीजिए। जो करना है वो अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, ईरान कर रहा है, और राहत कहां ढूंढ रहे हैं हम? हमारे विश्व गुरु ईरान का नाम तक लेने में कांप रहे हैं। वो इजराइल के साथ गठजोड़ दिखाते हैं और फैलाया जा रहा है कि भारत फारस की खाड़ी में फंसे अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरान के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम ईरान और अन्य देशों के साथ संपर्क में हैं ताकि होर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल सके। उन्होंने कहा कि होर्मुज में जहाजों पर फायरिंग की घटना की जानकारी मिलते ही हमने इसे मजबूती से उठाया। लेकिन उसका हुआ क्या? रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने ईरानी राजदूत को बुलाया, तलब किया। विदेश सचिव के साथ मीटिंग में उन्हें घटना को लेकर हमारी चिंताओं से कड़ाई से अवगत कराया गया और इस बात को दोहराया गया कि हमारे लिए हमारे नाविकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, महत्वपूर्ण है और उनकी आवाजाही निर्बाध होनी चाहिए। तो हो गई निर्बाध, मान लिया ईरान ने। ईरानी राजदूत ने तो विदेश मंत्रालय से बाहर निकलते ही कहा
ठीक है, हम भारत की चिंताओं की जानकारी अपने मुल्क के अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। क्या ईरान ने कहा कि हमसे गलती हो गई, या आगे से हम ध्यान रखेंगे, या आपके जहाजों पर हमारी कोई पाबंदी नहीं होगी? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। अब जरा खेल को और ठीक से समझिए, बारीकी क्या है। ईरान संकट के बीच शांति का कटोरा लेकर सऊदी अरब क्यों पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल? क्योंकि सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ भी डिफेंस डील है। साथ ही सऊदी अरब उन खाड़ी देशों में भी शामिल है जो अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध की वजह से ईरान का निशाना बना है। लेकिन विश्व गुरु के माथे पर आए पसीने की जो असली वजह है वो ये कि सऊदी ब्रिक्स का भी सदस्य है, जिसमें ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, और इसकी प्रेसिडेंसी अभी भारत के पास है। खेल यहां है। इससे भी बड़ी बात, इसी महीने दिल्ली में इसकी एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। ब्रिक्स का मतलब मुख्य तौर पर है बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और ईरान, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य हैं। इसमें न तो इजराइल है और न अमेरिका है। तो सोच कर देखिए, ब्रिक्स के सदस्य देश पर हुए हमले को लेकर अध्यक्षता कर रहे देश के विश्व गुरु का रुख क्या होना चाहिए था? उन्होंने अभी तक ईरान पर इजरायली अतिक्रमण की निंदा भी नहीं की है, और तो और ईरान के सुप्रीम लीडर की बर्बर हत्या पर शोक तक नहीं जताया, संवेदना तक नहीं जाहिर की। हम फिर से याद दिला दें कि ईरान ब्रिक्स का सदस्य देश है और भारत अभी इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इससे दुनिया तो छोड़ दीजिए, ब्रिक्स में ही भारत की साख का धुआं हो चुका है। नैतिक सर्वोच्चता की बत्ती लगाकर इजराइल की तरफदारी का जो परचम लहराया गया है, उसने भारतीय नेतृत्व को संसार के सबसे कायर राष्ट्राध्यक्षों में शुमार कर दिया है। आप शायद इस बात पर हैरान रह जाएंगे कि ब्रिक्स G20 के बाद संसार के सबसे प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समूहों में से एक है। यह संसार की लगभग 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देशों की भागीदारी लगभग 40% है और वैश्विक व्यापार में हिस्सा 26% है। ऐसे ताकतवर समूह के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा नेता अगर अपने सदस्य देश के लिए आवाज उठाने से भाग खड़ा होता है और उसके हमलावरों के आगे गुलाटियां मारता नजर आता है, तो सोचिए दुनिया में हमारी साख क्या ही रह जाती है। हकीकत यह है कि जब दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक होगी तो ईरान के प्रतिनिधि के सामने नकली विश्व गुरु की नजरें झुकी होंगी, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा कि एक ऐसे कमजोर नेता को अध्यक्ष बनाने का फायदा क्या जो अपने सदस्य देशों के हितों से भी ज्यादा उसकी संप्रभुता पर डर के मारे जुबान तक न खोलता हो। और इस सवाल के समर्थन में जब रूस, चीन और ब्राजील जैसे बड़े देश खड़े होंगे तो भारत की उम्मीद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से लगी होगी कि ऐसी बेइज्जती की सूरत में कम से कम तुम तो साथ मत छोड़ना। जरा सोचिए भारत की क्या स्थिति हो गई है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें अंगुल अंगुल भर के देशों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, और हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा देने वाले की पालकी उठाए घूम रहा है मीडिया कि देखो देखो यही अपना विश्व गुरु है जो ट्रंप और नेतन्याहू के आगे डर के मारे छींकता भी फिरे तो कहा जाता है ये मास्टर स्ट्रोक। आपने वीडियो देखी, बहुत ज्यादा तकलीफ है कि इंडिया क्यों पीछे रह गया है। देखिए, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के खत्म होने में पूरी दुनिया एक तरफ है और अपना इंडिया और इसराइल एक तरफ है। इसराइल भी खामोश बैठा हुआ है, लेकिन जो तकलीफ इंडिया को है ना, ये एक स्पॉइलर है। इतनी ज्यादा तकलीफ किसी और मुल्क को नहीं, हर मुल्क के, दुनिया के हर मुल्क ने वेलकम किया है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो पाकिस्तान सीज फायर करवा रहा है, अपनी कोशिशें कर रहा है। आगे क्या होगा ये तो अल्लाह जानता है। सिर्फ एक इंडिया है पूरी दुनिया में जिसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि ये किसी तरह से फ्लॉप हो जाए, दुनिया जाए बाढ़ में, अमन जाए बाढ़ में।
इस तरह से कैसी कैसी ये लोग कभी इधर से आ जाते हैं, कभी उधर से आ जाते हैं, कभी अपने मोदी मीडिया या गोदी मीडिया या अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमने आपको नहीं कहा था कि आप अपने इसराइल को अबू बना लें। हमने कभी भी नहीं कहा था, हमें तो पहले ही पता था कि इसराइल आपका बाप है, आप उसके चुगुने हो। लेकिन आप लोगों की जो भी इस वक्त गंदगी है वो मुंह से बाहर आ रही है, और इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग है ही ऐसे हो। आपको तकलीफ है, आप जो मर्जी करते रहे, आपको तकलीफ ये आप आइंदा आने वाले दिनों में आती